हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत होगा। आज की इस एमबीबीएस अब्रॉड सीरीज यानी 2025 में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड प्लान कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट्स अगर अपना करियर प्लान कर रहा है, तो उनको कैसे अपने करियर को प्लान करना चाहिए और किस तरीके से आगे देखना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड प्लान कर रहे हैं और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले भी 2 वीडियो मैंने कवर किया है एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर में, उसको जाकर के ज़रूर देखिए। या फिर एमबीबीएस अब्रॉड 2025 का जो कम्युनिटी है माय करियर पाठशाला के ऊपर में, उसको क्लिक कीजिए। उसमें आपको सारे सीरीज के वीडियो मिलेंगे और एक-एक करके देखिए, क्योंकि आप जब करियर प्लान कर रहे हैं ना, तो रील्स पे 2 मिनट या 1 मिनट के अपडेटेड वीडियो देख करके यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर करियर। यू हैव टू गिव टाइम। आपको 15-20 मिनट, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे वीडियो देख करके एक राइट स्ट्रैटेजी के तहत अपने करियर को प्लान करना पड़ेगा। और करियर वाले वीडियो में खास करके रील्स और शॉर्ट्स देखना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है? वो आपके फायदे के लिए बात है, क्योंकि उसमें आपके आपके हाथों में कुछ नहीं आने जा रहा है। तो एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में आज क्या मैं बताने वाला हूँ, वो ये है कि जब भी आप अपने करियर का, इंडिया में खास करके जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करियर का प्लान करते हैं, उनकी करियर की प्लानिंग कुछ काउंसलर्स अप्रोच के थ्रू नहीं होती है। उनकी करियर की प्लानिंग या तो पेरेंटिंग के तौर पे होती है, या तो फिर किसी रिलेटिव्स को देख करके आप डिसाइड करते हो कि आपको एमबीबीएस करना है, इंजीनियरिंग करना है। क्योंकि आप जब क्लास 6, 7, 8 वगैरह में होते हो, तभी तक आपके माइंड में यह कहीं ना कहीं फ्रेम हो चुका होता है कि कुछ बच्चों को आईआईटी जेईई में जाना है, कुछ बच्चों को मेडिकल की तैयारी करनी है, कुछ को सीए बनना है, कुछ को लॉयर बनना है, कुछ को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। गवर्नमेंट जॉब में भी कई सारे जो है, कुछ को बैंक, पीओ, एसएससी, कुछ स्टेट पीसीएस और कुछ यूपीएससी लेवल के बच्चे होते हैं। इस तरीके से प्रिपरेशन का प्लान करते हैं। लेकिन अगर हकीकत की बात देखें, तो इसमें से ऊपर दिए गए किसी भी करियर में कोई भी प्लानिंग आपके स्ट्रेंथ को देख करके नहीं होती, आपकी कैपेबिलिटी या आपकी एनर्जी को देख करके नहीं होती। अगर 1-2% हटा दिया जाए, अब जैसे गवर्नमेंट जॉब की देख ले, तो गवर्नमेंट जॉब में 50% बच्चे अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण जाते हैं, जो सिंपल ग्रेजुएशन में ही एडमिशन लेते हैं, और वो 50% स्टूडेंट जो है, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रिपरेशन का प्लान करते हैं। ठीक है? क्योंकि उनके फादर के पास, उनके पेरेंट के पास इतना मनी नहीं होता कि वहां इंडिया में हाई कोचिंग फीस को अफोर्ड कर सके, तो इसलिए वो सिंपल ग्रेजुएशन करके ही इस सेगमेंट में जाते हैं। जो 50% बच्चे गवर्नमेंट जॉब में बाद में एड ऑन हो जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल के, ये ऊपर वाले बच्चे हैं, जिनकी प्लानिंग आईआईटी में, मेडिकल में या लॉयर में या सीए वगैरह में बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुई। बाई फोर्स उसको सेलेक्ट किया गया। ग्रेजुएशन करने के बाद जब उसको करियर कहीं दिखाई नहीं देता, प्लेसमेंट्स नहीं मिलते, जॉब अच्छे नहीं मिलते, या अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, या किसी तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर वो 50% आकर के फिर इस गवर्नमेंट जॉब में एड ऑन हो जाते हैं। और तब अपने स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ बैंक में, कुछ पीओ सेक्शन में, कुछ स्टेट पीसीएस में, यानी यूपीएससी वगैरह के माने हायर लेवल जो गवर्नमेंट जॉब से, यूपीएससी वगैरह में भी अपने फिर वहां पर एक कोचिंग में ज्वाइन करके उस फ्रेम को आगे बढ़ाते हैं। और ये मेजर चैलेंज है इंडिया के अंदर में, अनएम्प्लॉयमेंट कल्चर का डेवलप होना। क्योंकि जिस वक्त आपको राइट डायरेक्शंस में अपने इनपुट को डालना होता है, उस वक्त आप वो तो दौरा-दौरा और भागा-भागा वाले सिचुएशंस में होते हैं और सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पाते। खैर, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बात करेंगे आज एमबीबीएस अब्रॉड को। सी, आज के डेट में अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और आप कोचिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज जो 2 तरीके के बच्चे हैं, हर मेडिकल स्टूडेंट्स को प्लान ए और प्लान बी के तहत काम करना चाहिए। प्लान ए आपका ये होना चाहिए कि आपका इंडिया के कॉलेजेस में एडमिशन्स हो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, और अगर आपके फादर की पेइंग कैपेसिटी है, तो यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन हो। ठीक है? अगर प्लान ए फेल करता है और आप बाहर नहीं जाना चाहते, तो प्लान बी में ये भी होना चाहिए कि आप टाइम से जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह में जो अदर मेडिकल कोर्सेज के जो फॉर्म्स आते हैं अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट्स के, अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंट्स में, एग्रीकल्चर वगैरह में और भी कई सेगमेंट में, उसकी भी रिसर्च करके रखें और उसको भी डाल करके रखें। ठीक है? अब कई स्टूडेंट्स आज के डेट में प्लान ए को एमबीबीएस अब्रॉड ही रखते हैं। ठीक है? वो पढ़ते ही है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके मार्क्स गवर्नमेंट जॉब के लिए आ नहीं सकते और उनकी फादर की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो वो पहले से ही एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान करके रखते हैं। ठीक है? अब एमबीबीएस अब्रॉड के जो प्लान आप करते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि एमबीबीएस अब्रॉड की प्लानिंग ही सिर्फ ये नहीं है कि किसी लोकल कंसल्टेंट के पास या किसी काउंसलर के पास पढ़े, या यूट्यूब पर किसी प्रमोटेड वीडियो को देख लिया, इंस्टाग्राम पे किसी स्टूडेंट को देख लिया और देख करके एडमिशन ले लिया और ले करके आप एक डॉक्टर बनिए। नहीं, डॉक्टर बनना एमबीबीएस अब्रॉड में
कितना चैलेंज है। डॉक्टर करने का मतलब ये नहीं कि फ्लाइट में जाने से पहले आपको जो है कंसल्टेंट एक स्टेथोस्कोप गले में लटका दो और एक कोट पहना दो और फोटो खींच के अपने वीडियो में प्रमोशन का लगा दे कि हमने इतने डॉक्टर्स भेजे। नहीं, अनटिल एंड अनलेस यू कंप्लीट एंड यू पास द एफएमजी एग्जाम इन इंडिया या कोई लाइसेंसिंग एग्जाम वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल का, जब तक आप पास नहीं कर जाते तब तक आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते। अब एमबीबीएस अब्रॉड अगर आपकी प्लान हो गई है तो पहले दो पैरामीटर्स को देखिए, पहला स्ट्रेंथ और दूसरा हार्ड वर्क। जी हाँ, स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी वो फैक्टर है कि आपका आप कितना लंबे तरीके से अपने आप को पेशेंटली रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनने का प्लान कर रखे हैं और उस पर भी अब्रॉड से प्लान कर रखे हैं तो आप विदाउट ब्रेक ग्रेजुएशन से लेकर के और स्पेशलाइजेशन तक मिनिमम टाइम ड्यूरेशन आपको 10 इयर्स चाहिए। इस 10 ईयर से पहले सिर्फ ग्रेजुएशन अगर आप कंप्लीट कर पाते हैं और उसके बाद अगर आप क्या बोलते हैं स्पेशलाइजेशन वाले सेगमेंट में नहीं जा पाते हैं तो फिर वो डॉक्टर किसी काम का नहीं है। ठीक है, वो ना आपके अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो पाता है और ना ही आपके स्टेटस या किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो पाता है। तो 10 इयर्स डाउन द लाइन आपको पेशेंटली रखना होगा। दूसरा हार्ड वर्क इसलिए कि एमबीबीएस में एंट्री लेने के बाद जो नीट के प्रिपरेशन में जितना एफर्ट्स आपने डाला है ना उससे 10 टाइम्स ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं आपको। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस करने के ड्यूरेशन के दौरान आपको रोज कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ने होते हैं, तब जाकर के आप विदाउट ब्रेक 10 इयर्स में अपना स्पेशलाइजेशन का सेगमेंट पूरा कर लेते हैं। नहीं तो जो बच्चे फाइनल ईयर में जिनकी नींद खुलती है उनके लिए एफएमजी एग्जाम क्लियर भी करना कई बार मुश्किल हो जाता है। वो 10 साल का फेज फिर 15 साल में कब पता चला जाता है वो पता नहीं होता। इसलिए हार्डवर्क इसलिए बोला गया कि क्या आप रोज इतना एफर्ट्स डालने के लिए प्रिपेयर्ड हो, कितना एफर्ट्स डालने के लिए प्लान होते हैं। क्योंकि नीट के अंदर में अगर किसी बच्चे की स्कोर आज के डेट में मान लो ऑन एन एवरेज अगर 250 से नीचे है या 300 से नीचे है तो मुझे लगता है कि उस बच्चे को थोड़ा सा एफर्ट्स दिखाना होगा। हर पेरेंट्स और हर स्टूडेंट्स को नीट के अंदर में अपने बच्चों को बोलना होगा कि तुम यहाँ पर थोड़ा सा स्कोर करके पढ़ने की आदत डालनी बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ने की आदत अगर अभी तक 12th तक नहीं हुई और नीट तक नहीं हुई कि आप कभी 90% मार्क्स लेकर के नहीं आए, कभी नीट के अंदर में 400 के आसपास या 450 के आसपास स्कोर नहीं करके नहीं आए, आप एवरेज स्टूडेंट रहे और फिर आगे जाकर के एक अच्छा डॉक्टर बनने का आप जो है सपना देख रहे हो तो बहुत चैलेंज है। कैसे चैलेंज है बताता हूँ। आज के डेट में अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड प्लान कर रहे हैं तो बहुत मेजर चैलेंज इसलिए है क्योंकि बाहर जाने वाली, फिर से बता रहा हूँ आई रिपीट, बाहर जाने वाली मोर देन 70% कंट्रीज और यूनिवर्सिटीज आज के डेट में इंडिया में वैलिड नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आप जा रहे हो, जहां पे भेजे जा रहे हो उसके बारे में आपने रिसर्च नहीं किया तो हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, दूसरा मेजर चैलेंजेस इसलिए है कि आज के डेट में अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड की बातें करते हो तो 3 तरीके के मेजर कंट्रीज हैं। ठीक है, पहली कंट्रीज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है जिसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड वगैरह आती है, जहां पर आप अगर एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हो तो आपका करियर सेट हो जाता है। फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वहां से पढ़ने के बाद आप इंडिया लौट के आओ या वहां पे आओ, दोनों जगह आपका लाइफ बल्ले बल्ले है। क्योंकि यहाँ भी आते हो तो आपका पैकेज, आपको किसी तरीके के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है और आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है। और वहां अगर ले लेते हो तो वहां भी सैलरी कम से कम ऑन एन एवरेज 8 से 10 लाख रुपए पर महीने से नीचे आपको मिलती नहीं है। लेकिन उस वाले कंडीशंस में आपके पास ग्रेजुएशन करने के लिए यानी एमबीबीएस करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वहां 20-25 लाख रुपए चाहिए। दूसरा जो सेगमेंट है वो है यूरोपियन डेस्टिनेशन। अब कई सारी कंट्रीज इंडिया में एशियन कंट्रीज को यूरोप के नाम पे बना करके भी लोग बच्चों को भेज देते हैं कि यूरोप का पार्ट है, यूरोपियन कंट्रीज है, उसका भी रिसर्च कर लीजिए। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में क्या है कि आप अगर यूरोप के अंदर में ट्रैवल करते हो तो यूरोप का भी जो बजट है वो ऑन एन एवरेज 80-90 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ के आसपास तो है। तो यूरोपियन कंट्रीज का बेनिफिट ये है कि कोई बच्चा अगर इंडिया में लौट करके आता है और आकर के अगर यहाँ पर एफएमजी एग्जाम वगैरह क्लियर नहीं कर पाता या उसकी यूनिवर्सिटीज इंडिया में वैलिड नहीं है कल के डेट में किसी भी तरीके से एफएमजीएल रेगुलेशंस के अंदर में, तो एटलीस्ट ही कैन वर्क इन यूरोप। तो आप यूरोप के किसी भी कंट्रीज में जॉब कर सकते हो और यूरोप में जो यूरो यानी करेंसी की जो वैल्यू है वो इंडिया से रुपीज से बेटर है, करीबन 90 रुपीज के आसपास होता है। तो आपको एमबीबीएस के बाद भी एक अच्छी सैलरी वहां पे अर्न करने ऑन एन एवरेज 3 से 4 लाख रुपए की सैलरी आपको उस कंट्रीज के अंदर में मिल जाती है। तो यह एक बेनिफिट है यूरोप के अंदर में, खास करके अगर आप सेनेगन वीजा के अंदर वाली कंट्रीज को अगर सेलेक्ट करते हो तो इनिशियली थोड़े से इन्वेस्टमेंट है और थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है लेकिन आप उसको कोप अप कर जाते हो।
अब थर्ड सेगमेंट की बात कर लेते हैं, वो है ट्रेडिशनल कंट्री, जहां बच्चे जा रहे हैं आज के डेट में 20 टू 25, 30-35 लाख के बजट वाले। जी हाँ, वो है सारी CIS कंट्रीज, और दूसरा है एशियन कंट्रीज, यानी इंडिया के पास वाली जो कंट्री है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश एक कंट्री होगी, और बाकी जो CIS कंट्री है, जिसमें रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो भी USSR से टूट करके अलग हुई, और वो जो आज के डेट में बनी हुई। अब इस कंट्री में जाने के बाद जो सबसे मेजर चैलेंजेस है बच्चों के लिए, और यहाँ के बच्चे ही मैक्सिमम इंडिया में लौट करके FMG का एग्जाम देते हैं, ठीक है, राइट है, इसलिए देते हैं क्योंकि वहां जाने के बाद आपको पता चलता है कि उस कंट्री में मेडिकल प्रैक्टिशनर की लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर ना सोशल रेपुटेशन उस तरीके से, और ना वहां पे बहुत अच्छी अर्निंग है, क्योंकि रूबल का रेट 1 रुपए के बराबर है, और कई सारी कंट्रीज जो है CIS कंट्री में, उसकी करेंसी की वैल्यू इंडिया की करेंसी वैल्यू से काफी नीचे है। तो इसलिए वहां पर एक अच्छा हैंडसम सैलरी आप नहीं अर्न कर पाते हो, या अच्छा हैंडसम लाइफ, मतलब अच्छा लाइफ स्टाइल आपको नहीं मिल पाती है। तो आपकी मजबूरी होती है कि आप इंडिया में लौट करके आते हो और आप FMG का एग्जाम देते हो। अब इसको कैसे समझना है, ठीक है, आप इंडिया में भी जब FMG के एग्जाम देने के लिए आते हो, तो यहाँ पर मेजर चैलेंजेस क्या है आपके लिए? मेजर चैलेंजेस ये है कि आप जब MBBS अब्रॉड का प्लान कर रहे हो ना, किसी पर्टिकुलर XYZ कंट्री में, रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, फलाना, अब इसमें से कौन सी कंट्रीज वैलिड है, कौन सी यूनिवर्सिटीज वैलिड नहीं है, वो बाद का विषय है। उस पर मैं इस चैनल पर नहीं बोलूंगा, वो तो आपको हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर वगैरह पे जब आएंगे, काउंसलिंग सेगमेंट में आएंगे, तो देन एट दैट टाइम वी कैन डिस्कस, या हमारे वीडियोस अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो आपको एक आइडिया या अनुमान लग गया होगा, ठीक है। तो हमारा ये कहना है कि जैसे आप आज के डेट में अगर FMG के पासिंग रेट को चेक करें, तो ऑन एन एवरेज आज के डेट में जो पूरे वर्ल्ड का इंटायर एवरेज पासिंग रेट है, वो दैट इज 28 to 29%, ठीक है। मैक्सिमम 20, कई के बाद 25 से 29%, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब कंट्रीज स्पेसिफिकली निकाले, तो जैसे बांग्लादेश और नेपाल, ये 2 कंट्रीज है जो एक्सेप्शन है, जिसके 40 to 45% के आसपास चले जाते हैं, और नेपाल में भी 30 to 35% के आसपास है। इसके अलावा अगर रशिया की बात करें तो 18 से लेकर के 22% के आसपास है। कुछ और कंट्री जो है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, ये सब जो कंट्रीज है, वो इससे भी नीचे है, 12 से 13 से 14% के आसपास है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप अगर किसी एक्स कंट्री में, आप अगर रशिया के अंदर में प्लान कर रहे हैं और जाना चाह रहे हैं, और रशिया का FMG पासिंग रेट अगर 22% के आसपास है, तो आप मान कर चलिए कि आपके लौट करके इंडिया में पास करने की प्रोबेबिलिटी 22% है, यानी हर 5 में से 1 बच्चे में आप प्रोबेबिलिटी के लिस्ट के अंदर में आते हैं, और यह लिस्ट सैचुरेट कर गया। मतलब अब किसी भी कंट्रीज का ये जो रेशियो है, ये स्टैंडर्ड रेशियो है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता है? क्योंकि जब नीट क्वालिफाई करके बच्चे अब 2018 के बाद से जाना शुरू हुए, उससे पहले जितने भी बच्चे थे विदाउट नीट क्वालिफाई किए भी जाते थे, गवर्नमेंट अलाउ करती थी, तो उस वक्त जो पासिंग रेट होता था वो 12 to 13% होता था। पास कर देने के जाने के बाद एक स्टैंडर्ड बढ़ा, और वो बढ़ करके 25% के आसपास तक, 28% के आसपास तक चला गया, ठीक है। तो अब 25 से 28% जो बच्चे जा रहे हैं, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया आज ही नहीं बदला, नीट क्वालिफाई वाले बच्चे जाते ही हैं। अनटिल एंड अनलेस इसमें से कोई गवर्नमेंट कोई मेजर चेंजेस ना लेकर के आ जाए कि 300 से नीचे वाला बच्चा जा ही नहीं सकता, 70% से नीचे वाला बच्चा जा ही नहीं सकता, तब जाकर के पता चलेगा कि यह परसेंटेज उठ करके 45 to 50%। अच्छा, एक और बात बता दो, जिस कंट्रीज के थोड़े पासिंग रेट अच्छे हैं, उस कंट्रीज में आप देखिएगा कि उनमें या तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज एग्जाम लेकर के जा रही है, या नहीं तो जैसे बांग्लादेश का एग्जाम्पल बता दो, ठीक है। बांग्लादेश में अगर वहां पर पासिंग रेट सबसे अच्छे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर में, तो रीजन यही है क्योंकि वहां पर 7 GPA यानी मिनिमम 70% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए 12th के अंदर, नीट क्वालिफाइड कुछ भी हो आज के लिए, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ही है। दूसरा पैटर्न ये भी है कि आप रशिया XYZ कोई भी कंट्रीज अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो जितना परसेंटेज उस कंट्री का पासिंग रेट है, उतना ही प्रोबेबिलिटी आपके लौटकर इंडिया में पास करने की है। तो एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई कि जिस कंट्रीज में आप जा रहे हैं, उस कंट्रीज में आपको वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपका सैलरी, आपकी लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी होने वाली है, आप इसका रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिए। 2021 के बाद के बच्चे हैं तो, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आप लौट करके आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ठीक है। दूसरी प्रोबेबिलिटी आप ये चेक कर लीजिए कि आप अगर यहाँ लौट करके आते हैं, तो आपके पास होने के परसेंटेज क्या है। अगर 25% है, 20% है, 22% है, तो आपकी स्ट्रैटेजी अब उस पर किस तरीके से होगी, एक अलग मैटर है, ठीक है।
अब अगर XYZ में रशिया की बात कर लूँ कि रशिया में अगर आपको लगता है कि 25% का पासिंग रेट है, तो आपने 25% में अपने आप को सिक्योर किया कि हर 4 में से 1 बच्चे में आपका नंबर आना पड़ेगा और उसकी स्पीड के हिसाब से आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक? दूसरा, अब जब यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्शन कर कंट्री का सिलेक्शन आपने कर लिया, तो उस कंट्रीज़ के अंदर में अब यूनिवर्सिटीज़ की प्रोबेबिलिटी चेक कर लीजिए, कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके एफएमजी पासिंग रेट बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। मतलब कोई 40% है, कोई 45% है, 30% है। अगर उस यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप चले गए, तो ये जो 25% यानी हर 4 में से 1 बच्चा, इसकी प्रोबेबिलिटी को आपने कहीं न कहीं 4 में मतलब 3 में से 1 या 2 में से 1 कर देते हो, इस वाले सिलेक्शन के पैरामीटर को। लेकिन ये सारे पैरामीटर्स का सिलेक्शन और स्टडी आप तभी कर सकते हैं, या तो आप खुद में सक्षम हो कि आप इतना रिसर्च कर सके, या एक राइट प्लेटफॉर्म आपको पता हो कि जहां पर आपको एजेंट की तरह या किसी तरीके से कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं बैठे, जहां आपको आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, आपको राइट यूनिवर्सिटीज का डेस्टिनेशन बताया जा रहा हो, तो आप जो है उस तरीके से फिर इसको प्लान कर सकते हैं। तो इस पैरामीटर से जब आप जाएंगे ना कि आप उस कंट्रीज के पासिंग रेट, यूनिवर्सिटीज के पासिंग रेट और उस कंट्रीज में क्या प्रोबेबिलिटी है आपके लाइफ स्टाइल, वर्क कल्चर को लेकर के, तो आप मिनिमम रिस्क पे जाएंगे। ठीक है, एक बात जान लीजिए, एमबीबीएस अब्रॉड अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आज के डेट में इंडिया में लौट करके आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितना एफएमजी के पास ही रेट की। तो आप अगर वहां भी सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको रिसर्च करके जाना है। दूसरा एक और बता देता हूँ, ये जो एक ट्रेंड चल रहा है, कई लोग बोलते हैं ना कि अब इंडिया में भी जो एग्जाम होगा और जो बाहर एग्जाम होगा वो सबका कॉमन एग्जाम होगा, यह एग्जिस्ट में अभी तक नहीं है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो हेल्थ कमेटी है, यानी उन्होंने या जो एनएमसी जो एडवाइजरी थी उसको वापस ले लिया है। 28 में बोला है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे वो देखने वाली बात होगी। अगर नहीं करेंगे तो आप इस सीक्वेंस में नहीं रह सकते कि यहाँ पर भी एग्जाम हो रहा है, बाहर में भी एग्जाम हो रहा है, तो कॉमन प्लेटफॉर्म है तो चलो बाहर ले लेते हैं। नहीं, यहाँ हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहेगा, और गवर्नमेंट, आप यहाँ पे पैसा दे रहे हो तो गवर्नमेंट हमेशा यहाँ के बच्चों को एक मोरल सपोर्ट देती है। ठीक है। दूसरा, कई सारी ऐसी कंट्रीज है जिसके एफएमजी के पासिंग रेट 40% के आसपास होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नेपाल और बांग्लादेश, इसका मतलब वहां हर 2 में से या 3 में से एक बच्चा पास कर रहा है। इसके एक बेसिक रीजन है, रीजन ये है वो नेबरिंग कंट्रीज है, उसके सिलेबस, उसका क्लाइमेट, उसका कंडीशंस, उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर इंडिया के जैसा है, इसलिए वो उसके जो ये रेट है पास करने के, या उसके जो एफएमजी के रेट है, वो बाकी सीएसआई का कंट्री, सीआईएस कंट्री जहाँ के सिलेबस वगैरह में बहुत चेंजेस हो जाते हैं, उससे ज्यादा अच्छे हैं। ये भी एक मेजर फैक्टर है। इन सारे पॉइंट्स को भी आपको कहीं ना कहीं कंसीडर करना पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और भी है। अगर कोई यूएसएमएल यूके प्लान का देख रहे हैं, तो यूएसएमएल यूके प्लान में भी थोड़ा रिसर्च करके जाना होगा कि वहां पर पासिंग रेट उस कंट्रीज का क्या है, और उस कंट्रीज में वहां से पास करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो लाइसेंस नंबर की रिक्वायरमेंट है, वो आप उस कंट्रीज में ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे। उस कंट्रीज का इंटर्नशिप उस कंट्रीज में वैलिड है कि नहीं है। कई सारे कंट्रीज के इंटर्नशिप यूएस और यूके के अंदर में वैलिड नहीं माने जाते। उसके लिए फिर अदर से आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ये भी आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा एक और न्यूज दे देता हूँ कि इंडिया में भी जो एवरेज 4.5 साल और 1 साल का जो इंटर्नशिप, यानी 5.5 साल में जो पास करने की जो ड्यूरेशन है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं और वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेज हैं जो बच्चे करीबन 7 ईयर से 8 ईयर्स लगा दे रहे हैं एमबीबीएस कंप्लीट करने में। ठीक है। वो वही बच्चे हैं जो मैनेजमेंट कोटा या हाई पेइंग कैपेसिटी के अंदर में एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन जाने के बाद वो स्ट्रेंथ और हार्ड वर्क को अगले 10 साल के लिए, अगले 6 साल के लिए, 7 साल के लिए कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक आप अपना करियर प्लान करते हैं, एमबीबीएस अब्रॉड प्लान करते हैं, तो 3 सेगमेंट है। या तो आप टॉप क्लास कंट्रीज में जा रहे हैं जहां से वहां भी रह गए कोई दिक्कत नहीं, वहां से आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइम कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा, या तो यूरोपियन डेस्टिनेशन सेलेक्ट करिए, यहाँ नहीं तो वहां, कम से कम वहां तो लाइफ स्टाइल अच्छी हो, 3-4 लाख रुपया हो। तीसरा, या तो सीआईएस कंट्रीज में जा रहे हैं तो आप एक मेजर रिस्क के साथ जा रहे हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी जिस कंट्री की पासिंग रेट अगर 20% है, 12% है, या 30% है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी लौट करके आने की पासिंग रेट उतनी ही है। तो क्या दूसरी अपॉर्चुनिटी उस कंट्रीज के अंदर में आपके लिए कितना अवेलेबल है, ये चेक कर लीजिए। जनरली सीआईएस कंट्रीज के अंदर में मेजर चैलेंजेस है वहां पर, इसीलिए कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर पास नहीं कर पाते, और यहाँ पर आकर के कंसल्टेंसी के काम में भी बहुत सारे आपको डॉक्टर्स लगा करके घूम के मिलेंगे कि हम डॉक्टर्स और एडमिशंस का काम करते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चे वैसे ही हैं लिस्टेड के अंदर। ठीक है। तो फ्रेंड, मेरा ये समझाने का रीजन है कि आप जब प्लान कर रहे हैं ना किसी करियर को,
तो आप उसके मेजर चैलेंजेस को समझिए, रादर देन कि आप 6 ईयर के बाद आपको चीजें पता चले, रादर देन 5 ईयर्स के बाद पता चले। आप विदाउट रिसर्च आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को लेकर के चलिए कि आप एक राइट कंट्रीज, राइट यूनिवर्सिटीज की तरफ सिलेक्शन को प्रोग्राम करिए। आप फर्स्ट ईयर से ही जब जाइए तो आपको लगे कि अच्छा मेजर चैलेंजेज है, अगर आप पे नहीं कर सकते 80 लाख रुपए, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया। ऐसा नहीं होगा कि आप 80 लाख रुपीज और 30 लाख रुपीज को सेम प्लेटफॉर्म पे देख लेंगे। ये सिर्फ आपकी मन की संतुष्टि होगी कि कोई पेरेंट 80 लाख रुपीज दे करके पढ़ा रहा है और कोई 30 लाख रुपीज के अंदर में पढ़ा रहा है और वो सेम क्वालिटी यानी इक्वल क्वालिटीज की बात करेगा। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आप इंडिया में भी अगर 80 लाख दे रहे हैं तो इसका एडवांटेज है कि आपको कई सारी चीजों से इजी एक्सेस मिल जाता है, एग्जाम नहीं दे पाते हो, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। 90 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज अगर यूरोप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां आपको उसका रिटर्न मिल जाता है। आप 2 से 3 लाख 3 साल में ही वो पूरा का पूरा पैसा एज ए सैलरी इनकम अर्न कर पाते हो। लेकिन आप अगर 25-30 लाख रुपीज का ही देकर के पेमेंट करने जा रहे हो तो आप उसके लिए आपको जो बाकी स्टूडेंट्स एफर्ट कर रहे हैं ना उससे 10 टाइम्स एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो आप अगर नीट में भी कभी मेहनत नहीं किए, क्लास में भी कभी मेहनत नहीं किए, कोचिंग में भी कभी मेहनत नहीं किए, इजी एक्सेस दिख गया कि चलो एमबीबीएस अब्रॉड तो कर ही लेंगे, तो उसके चैलेंजेस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, इस देश का एक अच्छा नागरिक बनने वाले हैं, लौट कर आप यहीं आएंगे, हमें ही सर्व करेंगे। तो आपको कल के डेट में बहुत मेजर चैलेंजेस देखने को मिले या आपने किसी आस पड़ोस में देख लिया कि वो अ, गया था और एफएमजी एग्जाम पास करके आया, तो उसके एकेडमिक्स को भी तो देखिए, उसके एफर्ट्स को भी तो देखिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सोचने और समझने की जरूरत है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, माई करियर पाठशाला पर, और कुछ हटके करने की कोशिश करिए क्योंकि तभी आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाएंगे। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।